जय हिंद दोस्तों, मैं अशोक चौधरी ऑक्सफोर्ड कैरियर सेंटर डिफेंस एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से संवैधानिक विकास के आगे के प्रश्नों के ऊपर चर्चा करेंगे। दोस्तों, आज का जो पहला प्रश्न है वो है अंतरिम सरकार का गठन किया गया। दोस्तों, भारत में अंतरिम सरकार का गठन कब किया गया? ए ऑप्शन है 24 जनवरी 1947, बी ऑप्शन है 24 अगस्त 1946, सी ऑप्शन है 15 अगस्त 1947 और डी ऑप्शन है 2 सितंबर 1946। तो दोस्तों, भारत में अंतरिम सरकार का गठन 2 सितंबर 1946 को किया जाता है। इस अंतरिम सरकार का गठन 24 अगस्त 1946 को कैबिनेट मिशन योजना के तहत किया जाता है। भारत में कैबिनेट मिशन योजना के तहत अंतरिम सरकार का गठन किया जाता है और इस अंतरिम सरकार में दोस्तों कुल जो सदस्य रहते हैं, कुल सदस्यों की संख्या रहती है 14। कुल सदस्य 14 रहते हैं, जिनमें से 6 कांग्रेस के, 5 मुस्लिम लीग के, 1 आंग्ल भारतीय, 1 ईसाई और 1 सिख। दोस्तों, इस अंतरिम सरकार के गठन की जो योजना बनाई जाती है वो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा बनाई जाती है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2। भारत के प्रथम उद्योग एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री किसे बनाया गया? तो दोस्तों, इस अंतरिम सरकार के गठन के दौरान ही भारत में पहले उद्योग एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री किसे बनाया गया? ए ऑप्शन है राजगोपालाचारी, बी ऑप्शन है राजेंद्र प्रसाद, सी ऑप्शन है जॉन मथाई और डी ऑप्शन है लियाकत अली। तो दोस्तों, भारत के प्रथम उद्योग एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री किन्हें बनाया जाता है? उनका नाम है जॉन मथाई। दोस्तों, ये जॉन मथाई जो थे वो पारसी धर्म से संबंधित थे। जॉन मथाई का संबंध पारसी धर्म से था, जबकि लियाकत अली जो थे उन्हें वित्त मंत्री बनाया गया। भारत के पहले वित्त मंत्री अंतरिम सरकार के गठन के दौरान लियाकत अली को बनाया गया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री बनाया गया और सी राजगोपालाचारी को भारत का पहला शिक्षा मंत्री बनाया गया। तो दोस्तों, भारत का पहला जो शिक्षा मंत्री है वो सी राजगोपालाचारी को बनाया गया, राजेंद्र प्रसाद को खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री बनाया गया, जॉन मथाई को भारत का पहला उद्योग मंत्री बनाया गया और लियाकत अली को भारत का पहला वित्त मंत्री बनाया गया। अगले प्रश्न की बात करें दोस्तों। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 है भारत में रियासती विभाग की स्थापना की जाती है जून 1948 में, मई 1947 में, सितंबर 1948 में, दिसंबर 1946 में। तो दोस्तों, भारत में रियासती विभाग की स्थापना जून 1948 में सरदार वल्लभ भाई पटेल के प्रयासों से की जाती है। सरदार वल्लभ भाई पटेल के प्रयासों से भारत में रियासती विभाग की स्थापना जून 1948 में की जाती है। दोस्तों, सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का लौह पुरुष एवं भारत का बिस्मार्क कहा जाता है। दोस्तों, इस रियासती विभाग के जो पहले अध्यक्ष रहते हैं, पहले अध्यक्ष का नाम है एस के धर के द्वारा इस रियासती विभाग की अध्यक्षता की जाती है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 4 है आपकी स्क्रीन पर। राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया। राज्य पुनर्गठन आयोग का भारत में कब गठन किया गया? 30 सितंबर 1956 को, दिसंबर 1956 को, 22 दिसंबर 1953 को और 23 जनवरी 1955 को। तो दोस्तों, भारत में जो राज्य पुनर्गठन आयोग का जो गठन किया जाता है वो 22 दिसंबर 1953 को किया जाता है और इस 22 दिसंबर 1953 को राज्य पुनर्गठन आयोग के जो प्रथम अध्यक्ष रहते हैं उनका नाम है फजल अली। इसके जो प्रथम अध्यक्ष रहते हैं उनका नाम है फजल अली। फजल अली के अलावा 2 और अन्य सदस्य रहते हैं, जिनमें मुख्य हैं के.एम. पणिकर और हृदयनाथ कुजरू। के.एम. पणिकर और हृदयनाथ कुजरू इसके अन्य सदस्य रहते हैं, जबकि अध्यक्षता फजल अली के द्वारा की जाती है। अगले प्रश्न की बात करें। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 है दोस्तों, भारत का भाषाई आधार पर बनने वाला प्रथम राज्य। भारत में भाषाई आधार पर बनने वाला दोस्तों प्रथम राज्य कौन सा है? ए ऑप्शन है गोवा, बी उत्तराखंड, सी आंध्र प्रदेश और डी तमिलनाडु। तो दोस्तों, भारत का जो आंध्र प्रदेश राज्य है वो भाषाई आधार पर बनने वाला पहला राज्य है और 1953 में भाषाई आधार पर बनने वाला पहला राज्य आंध्र प्रदेश को माना जाता है। अगले प्रश्न की बात करें दोस्तों। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6।
वर्तमान में कुल अनुसूचियां, वर्तमान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? 12, 25, 22, 8। तो दोस्तों वर्तमान में जो कुल अनुसूचियों की संख्या है वो 12 है, लेकिन स्वतंत्रता से पहले कुल अनुसूचियों की संख्या 8 थी। तो दोस्तों वर्तमान में कुल अनुसूचियां 12 हैं, जिनमें से प्रारंभ में 8 अनुसूचियां थी और 9वीं अनुसूची को 1951 में प्रथम संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया। इस 9वीं अनुसूची में दोस्तों भूमि सुधार एवं आर्थिक समानता का उल्लेख मिलता है और ये 9वीं अनुसूची ही अब तक की अनुसूचियों में सबसे बड़ी अनुसूची है, क्योंकि दोस्तों इसमें कुल विषयों की संख्या 284 है। अगले प्रश्नों की बात करें, प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 है, वर्तमान में संविधान के कुल भाग हैं। ए ऑप्शन 8, बी 22, सी 14 और डी 25। तो दोस्तों वर्तमान में संविधान के जो कुल भाग हैं उनकी संख्या है 25। वर्तमान में कुल संविधान के भाग 25 हैं, लेकिन पहले इसके जो प्रारंभ में जो भाग थे वो 22 भाग थे। अगले प्रश्न की बात करें, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8। दोस्तों प्रश्न नंबर 8 है, संविधान संशोधन की प्रक्रिया संविधान के किस भाग में है? संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है दोस्तों वो संविधान के किस भाग में है? भाग 2 में, भाग 3 में, भाग 20 में, भाग 18 में। तो दोस्तों ये संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है वो संविधान के भाग 20 में है और इस संविधान संशोधन की प्रक्रिया को दोस्तों अपन ने दक्षिणी अफ्रीका देश से अपनाया है। कौन से देश से अपनाया है? दक्षिणी अफ्रीका देश से अपनाया है। दोस्तों इस भाग 2 की बात करें तो इस भाग 2 में आपके मुख्य रूप से वेतन भत्तों का उल्लेख मिलता है। भारत के जितने भी पदाधिकारी हैं उन सब के वेतन भत्तों का उल्लेख भाग 2 में मिलता है, जबकि भाग जो 3 है, इस भाग 3 में दोस्तों शपथ का प्रावधान मिलता है। किसका प्रावधान मिलता है? शपथ। जितने भी ऊंचे पदाधिकारी हैं, राजनीतिक पदाधिकारी हैं, उनकी शपथ का प्रावधान भाग 3 में मिलता है, जबकि उनके वेतन भत्तों का उल्लेख भाग 2 में मिलता है। दोस्तों भाग 1 में भारत एवं उसके राज्य क्षेत्रों का उल्लेख मिलता है। इस भाग 18 की बात करें दोस्तों तो भाग 18 में आपातकालीन उपबंधों का उल्लेख मिलता है। आपातकालीन इमरजेंसी उपबंधों का उल्लेख मिलता है और ये जो आपातकालीन उपबंध की जो परंपरा अपन ने अपनाई है दोस्तों वो जर्मनी देश से अपनाई है। आपातकालीन उपबंध कहाँ से अपनाए गए हैं? जर्मनी देश से। प्रश्न अगले की बात करते हैं दोस्तों, प्रश्न नंबर 9, पंचायती राज का उल्लेख संविधान के किस भाग में है? पंचायती राज का उल्लेख संविधान के किस भाग में है? भाग 9 में, भाग 9A में, भाग 9B में, भाग 11 में। तो दोस्तों पंचायती राज का उल्लेख जो मिलता है वो भाग 9 में मिलता है। कौन से भाग में मिलता है? भाग 9 में। भाग 9 में पंचायती राज का उल्लेख मिलता है, जबकि भाग 9A में नगर पालिका का उल्लेख मिलता है। नगर पालिका का उल्लेख भाग 9A में मिलता है। भाग 9B की बात करें दोस्तों तो इसमें सहकारी समितियों का उल्लेख मिलता है। सहकारी समितियों का उल्लेख मिलता है। इस भाग 11 की बात करें दोस्तों तो भाग 11 में केंद्र एवं राज्य के मध्य संबंधों का उल्लेख मिलता है। केंद्र एवं राज्य के मध्य संबंधों का उल्लेख भाग 11 में मिलता है। तो दोस्तों पंचायती राज का उल्लेख संविधान के भाग 9 में इसका उल्लेख मिलता है। अगले प्रश्न की बात करें दोस्तों, प्रश्न नंबर 10 है, राजभाषा हिंदी का उल्लेख संविधान के किस भाग में मिलता है? भाग 15 में, भाग 16 में, भाग 17 में और भाग 18 में। तो दोस्तों राजभाषा जो भारत की जो राजभाषा है वो हिंदी है। इस हिंदी का उल्लेख संविधान के भाग 17 में मिलता है। वर्तमान में अगर कुल भाषाओं की बात करें दोस्तों तो वर्तमान में कुल भाषाएं हैं 22 भाषाएं। कितनी भाषाएं हैं? 22। लेकिन संविधान निर्माण से पूर्व या प्रारंभ में कुल भाषाओं की संख्या 14 थी। इस भाग 15 के बारे में पता करें तो भाग 15 में निर्वाचन का उल्लेख मिलता है। भाग 15 में निर्वाचन का उल्लेख मिलता है। भाग 16 में जो विशेष कुछ वर्ग जो हैं जैसे ST SC हैं उनके लिए कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए कुछ विशेष प्रावधान किए गए हैं, उनका उल्लेख भाग 16 में मिलता है। और इस भाग 18 में आपातकालीन उपबंध मिलते हैं। भाग 18 में आपातकालीन उपबंध, भाग 17 में राजभाषा हिंदी का उल्लेख है, भाग 16 में केंद्र के द्वारा SC एवं ST
जो क्षेत्र हैं उनके लिए कुछ विशेष उपबंधों की व्यवस्था की गई है। अगले प्रश्न की बात करें दोस्तों, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 है नागालैंड राज्य को भारत के अभिन्न राज्य की मान्यता प्रदान की गई 1960 में, 1963 में, 1966 में, 1987 में। तो दोस्तों भारत का ये जो नागालैंड राज्य है, इस नागालैंड राज्य को मान्यता 1963 में प्रदान की गई। 1960 की बात करें तो 1960 में दोस्तों बंबई प्रांत को बनाया गया। 1960 में बंबई प्रांत को बनाया गया और इस बंबई प्रांत का जो विलय निर्माण किया गया है दोस्तों, वो गुजरात और महाराष्ट्र से अलग करके इस बंबई प्रांत का निर्माण किया गया है। 1963 में नागालैंड को बनाया गया। 1966 में दोस्तों 1966 में दोस्तों हरियाणा 1966 में हरियाणा 1966 में हरियाणा एवं केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ को बनाया गया। चंडीगढ़ को हरियाणा और चंडीगढ़ जो केंद्र शासित प्रदेश है, इन दोनों को दोस्तों पंजाब राज्य से अलग करके 1966 में हरियाणा को तो एक स्वतंत्र राज्य बनाया गया और चंडीगढ़ को एक केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। 1987 की बात करें 1987 की बात करें तो दोस्तों फरवरी 1987 में अरुणाचल प्रदेश एवं मिजोरम को बनाया गया, जबकि मई 1987 में गोवा को स्वतंत्र राज्य का दर्जा दिया गया। गोवा को स्वतंत्र राज्य का दर्जा मई 1987 में दिया गया, जबकि फरवरी 1987 में अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम राज्य को स्वतंत्र राज्य का दर्जा प्रदान किया गया। अगले प्रश्न की बात करें दोस्तों, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12। राज्यसभा में सीटों का आवंटन किस अनुसूची के अंतर्गत उल्लेख मिलता है? राज्यसभा में जो कौन सी अनुसूची ऐसी है जिसमें सीटों के आवंटन का उल्लेख मिलता है? दूसरी अनुसूची, तीसरी अनुसूची, चौथी अनुसूची और पांचवी अनुसूची। तो दोस्तों राज्यसभा में सीटों के आवंटन की जो बात कही गई है वो चौथी अनुसूची में की गई है। इस चौथी अनुसूची में राज्यसभा में सीटों के आवंटन का उल्लेख किया गया है। राज्यसभा में सर्वाधिक सीटें दोस्तों उत्तर प्रदेश राज्य की है और सबसे कम सीटों की बात की जाए तो उत्तर पूर्व में जितने भी भारत के 7 राज्य हैं जिनको 7 सिस्टर के नाम से जाना जाता है, उन सब में एक एक सीट है और इसके अलावा दोस्तों एक गोवा राज्य में भी एक सीट है। अगले प्रश्न की बात करें दोस्तों, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13। संघवाद या शक्तियों का विभाजन। संघवाद, प्रश्न नंबर 13 है दोस्तों, संघवाद या शक्तियों का विभाजन का उल्लेख किस अनुसूची में मिलता है? 8वीं अनुसूची में, 7वीं में, 9वीं में, 10वीं में। तो दोस्तों संघवाद या शक्तियों का विभाजन जो मिलता है वो 7वीं अनुसूची में मिलता है। 7वीं अनुसूची में 3 सूचियों का उल्लेख किया गया है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। दोस्तों इस संघ सूची में प्रारंभ में 97 विषय थे। वर्तमान में बात की जाए तो वर्तमान में 100 विषय हैं। समवर्ती सूची की बात राज्य सूची की बात की जाए तो राज्य सूची में प्रारंभ में 66 विषय थे, वर्तमान में इनकी संख्या 61 हो गई है। समवर्ती सूची की बात की जाए तो प्रारंभ में इसमें 47 विषय थे, लेकिन वर्तमान में इसमें विषयों की संख्या 52 कर दी गई है। तो ये दोस्तों ये 3 सूचियां हैं। संघ सूची 97 से 100 हो गई है वर्तमान में, 66 से 61 राज्य सूची हो गई है और 47 से 52 ये समवर्ती सूची हो गई है। अगले प्रश्न की बात करें दोस्तों, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14। संविधान में 10वीं अनुसूची का संबंध है। ए ऑप्शन नगरीय स्थानीय स्वशासन से, बी ग्रामीण पंचायती राज से, सी आर्थिक समानता एवं भूमि सुधार से और डी ऑप्शन है व्यक्तिगत दल बदल से। तो दोस्तों इस 10वीं अनुसूची का जो संबंध है वो व्यक्तिगत दल बदल से है। दोस्तों इस 10वीं जो अनुसूची है, इस व्यक्तिगत दल बदल वाली जो सूची है इसको 52वें संविधान संशोधन 1985 में 52वें संविधान संशोधन 1985 के दौरान उस समय भारत के जो प्रधानमंत्री थे दोस्तों उनका नाम था राजीव गांधी। राजीव गांधी के द्वारा इस 10वीं अनुसूची को लागू किया गया और दोस्तों प्रारंभ में इसमें ये जो 10वीं अनुसूची या दल बदल की जो अनुसूची है दोस्तों, ये 10वीं अनुसूची है वो लोकसभा एवं विधानसभा पर लागू होती है। लोकसभा एवं विधानसभा पर यह अनुसूची लागू होती है। प्रारंभ में दोस्तों दल बदल
किसी भी दल के 1/3 सदस्य अगर दल बदल करते थे तो वैध है, लेकिन दोस्तों 91वें संविधान संशोधन 2003 के द्वारा प्रावधान कर दिया गया है कि किसी भी दल के द्वारा अगर 2/3 सदस्य अगर दल बदल करते हैं तो वो अवैध माना जाएंगे। कहने का मतलब यह है कि कम से कम 2/3 सदस्यों का दल बदल होना आवश्यक है। और दोस्तों दल बदल की योग्यता का जो फैसला है वो लोकसभा अध्यक्ष करेगा लोकसभा में, और विधानसभा में करेगा विधानसभा अध्यक्ष। इसके अलावा दोस्तों जो सांसदों की अयोग्यता का जो फैसला है वो भारतीय निर्वाचन आयोग की सिफारिश पर राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। अगले प्रश्न की बात करें दोस्तों, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15। संविधान की 8वीं अनुसूची में वर्तमान में कुल कितनी भाषाओं का उल्लेख मिलता है? 14, 18, 22, 25। तो दोस्तों संविधान में प्रारंभ में कुल भाषाओं की संख्या 14 थी, लेकिन वर्तमान में भाषाओं की संख्या है 22। बात करें दोस्तों तो प्रारंभ में जो 14 भाषा थी उनमें से जो 15वीं भाषा बनी है दोस्तों, 15वीं भाषा बनी है सिंधी। 15वीं भाषा बनी है सिंधी, और उसके बाद में 16, 17 और 18 वो बनी है नमक, न से नेपाली, मैं से मणिपुरी और कैसे कोंकणी। तो 15 के बाद में 15वीं भाषा सिंधी बनती है, 16वें नंबर की जो भाषा बनती है वो नेपाली बनती है, 17 नंबर की मणिपुरी, 18 नंबर की कोंकणी। 19 की बात करें दोस्तों, 19, 20, 21 और 22 बोडो, 19वीं भाषा बोडो, 20वीं डोगरी, 21वीं मैथिली और 22वीं दोस्तों संथाली। तो बोडोमोस के नाम से जाना जाता है इनको। बोडोमोस की जो ट्रिक है वो 19, 20, 21 बो से बोडो, 20 डोगरी, 21 मैथिली और 22 संथाली। तो दोस्तों प्रारंभ में शुरुआत में कुल भाषाओं की संख्या 14 थी, लेकिन 15वीं भाषा सिंधी को अपनाया गया, और उसके बाद में दोस्तों क्रम से 16, 17, 18, 19, 20 ये कुल भाषाएं जिनकी ट्रिक है नमक, न से नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। धन्यवाद दोस्तों।